हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे 14th चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स के बारे में और उस पे हमने रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट देखा था और साथ ही रदरफोर्ड का न्यूक्लियर बेस्ड मॉडल देखा था। उस मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी और उन्हीं कमियों को आज हम किसी दूसरे मॉडल से दूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1913 में नील्स बोर साइंटिस्ट थे। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को स्टडी किया और देखा कि इसकी कुछ कमियां जो हैं वो कमियों को मैक्सवेल प्लैंक के जो क्वांटाइजेशन थ्योरी है उसके आधार पर दूर किया जा सकता था। अब इसमें एक बहुत बड़ी जो कमी थी वो हम पढ़ चुके हैं, वो ये है कि ये मॉडल रदरफोर्ड का न्यूक्लियर बेस्ड मॉडल जो है वो परमाणु के स्थायित्व को ही समझा नहीं पाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ये त्वरित आवेशित कण है और ये लगातार विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण इसकी एनर्जी लिबरेट होती जाएगी, कम होती जाएगी और ये नाभिक के पास आता जाएगा और फाइनली ये सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी सबसे मेजर जो इसकी कमी थी वो ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन की रेडियस धीरे धीरे लगातार कम हो रही है और वो लगातार अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है तो इस हिसाब से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जो है उसमें लगभग हर प्रकार की तरंग दैर्ध्य की विकिरण उपस्थित होनी चाहिए, यानी कि पूरे स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य लगातार या तो बढ़नी चाहिए या लगातार घटनी चाहिए, यानी कि पूरे स्पेक्ट्रम में एक समान रूप से रेखाएं दिखनी चाहिए, सतत होना चाहिए स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक ब्लैक कलर की स्क्रीन पर हमें सिर्फ 4 लाइनें दिखाई देती हैं, यानी कि वो स्पेक्ट्रम लीनियर होता है, सतत नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया और इस एटॉमिक मॉडल को जो नया एटॉमिक मॉडल दिया गया इन फेलियर्स को ओवरकम करके, इन फेलियर्स को क्या कहते हैं हटाकर वो नील्स बोर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो 4 चमकीली रेखाएं हमें दिखती हैं ब्लैक कलर की स्क्रीन पर, उन 4 चमकीली रेखाओं को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई देती है, तो वो दृश्य स्पेक्ट्रम हुआ। और उन दृश्य स्पेक्ट्रम की चारों रेखाओं की तरंग दैर्ध्य जो है उसको ज्ञात करने के लिए साइंटिस्ट बामर ने एक एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मूला दिया था। उसका कोई लॉजिक नहीं था, उन्होंने केवल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन तरंगों की तरंग दैर्ध्य, उन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया था। जो फॉर्मूला क्या था उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक बामर ने जो फॉर्मूला दिया था तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करने के लिए वो था 1/λ इज इक्वल टू r 1/2² माइनस 1/n²। ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वेयर n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती थी और आगे तक जाती। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें लैम्डा क्या शो करता है, इसमें लैम्डा शो करता है हमें जो स्क्रीन पर 4 चमकीली रेखाएं दिख रही थी उनकी तरंग दैर्ध्य को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर r क्या है, r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है गाइस। ठीक है, सो इट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक है और इसकी जो वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, n की वैल्यू मैं बता चुका 3 से स्टार्ट होती है। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। ये फॉर्मूला किसने दिया था, दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बामर और इस फॉर्मूले का कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। देयर वाज नो लॉजिकल रीजन, इसका कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं था कि क्यों यही फॉर्मूला जो है वो हम दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। बाद में नील्स बोर ने 1913 में मैक्सवेल प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम सिद्धांत है, उनका यूज किया और उन क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने 3 अभिग्रहित प्रस्तुत की, 3 पोस्टुलेट्स दी और उन पोस्टुलेट्स के आधार पर उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया और साथ ही हाइड्रोजन के जैसे आयंस होते हैं, जैसे अपन बात करें हीलियम प्लस की या लिथियम डबल प्लस की, तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समान सुरदृश आयन जो है उनके लिए नील्स बोर ने
क्वांटाइजेशन थ्योरी का यूज करके 3 पोस्टुलेट्स दिए, 3 अभिग्रहित दिए, और उन अभिग्रहितों के आधार पर उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन इनका ये जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, ये मॉडल जैसे ही हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट्स की बात की जाए उस समय इनका ये मॉडल फेल हो जाता है। साथ ही हमने लास्ट क्लास में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देखा था गाइस, ठीक है, और मैंने उस समय बताया भी था कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को फेल कर जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में कि प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से तरंग संबंधित होती है, उसका भी नील्स बोर के सेकंड पोस्टुलेट में अपन यूज करके उस पोस्टुलेट को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसका सेकंड पोस्टुलेट क्या कहना चाहता है, क्योंकि नील्स बोर के पास भी इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं था कि क्यों उन्होंने ये सेकंड पोस्टुलेट प्रस्तुत किया। तो इन सभी चर्चाओं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं नील्स बोर के पोस्टुलेट्स के बारे में, यानी अभिग्रहितों के बारे में। एक एक करके हम वो सारे अभिग्रहित पढ़ेंगे और उसके बाद हम और आगे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम नील्स बोर के अभिग्रहित के बारे में। इसे टॉपिक वाइज अगर देखें तो ये टॉपिक बेसिकली क्या है, ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस। अब हाइड्रोजन लाइक आयंस क्या हो सकते हैं, यानी ऐसे आयंस जिसमें हाइड्रोजन की तरह केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन बात करें हीलियम की, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं हीलियम प्लस लिखूं तो इसमें से मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हाइड्रोजन की तरह होगा। इसी तरह लिथियम की बात करें, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर त्याग दिए जाए यानी कि लिथियम 2+ हो तो ये भी हाइड्रोजन के जैसा आयन बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे आयंस के लिए वैलिड है बोर का एटॉमिक मॉडल। तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है इसमें क्वांटाइजेशन का यूज करके 3 पोस्टुलेट दिए थे। इन तीनों पोस्टुलेट की अपन बात करते हैं। तो पहला जो पोस्टुलेट है प्रथम अभिग्रहित, ये अपन बात कर लेते हैं प्रथम अभिग्रहित। देखिए प्रथम अभिग्रहित बेसिकली क्या है, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और हम जानते हैं कि कोई भी आवेशित कण अगर त्वरित गति करता है तो उससे विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होती है, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा निरंतर घटेगी और वह नाभिक में गिर जाएगा। नील्स बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हर संभव त्रिज्या की कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है। याद रखिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, और इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करता है। ये सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के ऑपोजिट था। सुनिए क्या, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, हर कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते हुए इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करता है। इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। और चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि हम जानते हैं वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, तो पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कूलाम के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इसका पोस्टुलेट पहले अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी पोस्टुलेट का स्टेटमेंट ये कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता।
तो हम इंपॉर्टेंट बात लाल मार्कर से लिख लेते हैं। स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित नहीं करता। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित नहीं करेगा तो इस स्थिति में इसकी ऊर्जा घटेगी नहीं, और ऊर्जा घटेगी नहीं तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये नाभिक में गिरेगा नहीं, मतलब परमाणु स्थायी हो जाएगा। अब घूमने के लिए वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए सदैव अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो ये अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे कि पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल या आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच कूलाम बल से प्राप्त होता है। कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये इसका पहला अभिग्रही था। इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, और उन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करेगा, जिसके कारण इसकी ऊर्जा घटेगी नहीं, और ऊर्जा नहीं घटेगी तो ये नाभिक के अंदर गिरेगा नहीं। तो इसका प्रथम अभिग्रहित जो है वो हालांकि विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी ये नाभिक को या परमाणु को स्थायी कर देता है। इन्होंने बताया पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में, स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, हर संभव कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, कुछ कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, और उन कुछ कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। हमने बताया था कि नाभिक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या होती है Z, और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है E, तो टोटल इस पे कितना आवेश आ जाएगा Z × E। ठीक है, घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है mv² और अपॉन r। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उस वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, उस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या अपन मान लेते हैं r। तो अभिकेंद्रीय बल कितना लगेगा। अभिकेंद्रीय बल होता है mv² अपॉन r, और ये किससे मिलेगा, कूलाम के आकर्षण बल से। कूलाम का आकर्षण बल क्या होता है, कूलाम का आकर्षण बल होता है K(Q1 Q2) अपॉन r। ये होता है K(Q1 Q2) और अपॉन r²। ये कूलाम का आकर्षण बल होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। आई होप आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ K की जगह तो अपन K पुट कर देते हैं। Q1 की जगह क्या है, Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है E। फिर Q2 की जगह मेरे पास कितना आवेश आ जाएगा, इस पर नाभिक पर कितना आवेश है Ze, और अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r²। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mv² अपॉन r बराबर K, यहाँ क्या आ जाएगा Z E × E, यह आ जाएगा E² और अपॉन r²। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। ये इक्वेशन प्रथम अभिग्रहित को रिप्रेजेंट करती है। अगर मान लेता है कि इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, पहली दूसरी तीसरी बहुत सारी कक्षाएं पॉसिबल हो सकती है। एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारी कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, निश्चित कक्षाएं होगी। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक ही कक्षा फिक्स हो गई, वो बहुत सारी कक्षाओं में इसके अकॉर्डिंग चक्कर लगा सकता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, लेकिन वो कक्षाएं निश्चित होगी। तो अगर nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो nवीं कक्षा में उसका वेग vn लिखेंगे, उसकी त्रिज्या rn लिखेंगे, यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे rn लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर पहली कक्षा होगी तो यहाँ vn की जगह क्या लिखेंगे v1, rn की जगह r1, और यहाँ पर भी rn की जगह r1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम अभिग्रहित है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं में ही चक्कर लगा पाता है, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा, और उन कुछ कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा नहीं घटेगी और वो नाभिक में नहीं गिरेगा और परमाणु स्थायी हो जाएगा। तो ये प्रथम अभिग्रहित जो है वो परमाणु के स्थायित्व को व्यक्त करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय अभिग्रहित की, जो इम्पोर्टेंट है और उसे बोर का क्वांटीकृत अभिग्रहित भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं उसे बोर का। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या बात करी है गाइस, हमने इस प्रथम अभिग्रहित में ये बात करी है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएगा।
तो कौन सी निश्चित कक्षाएं होगी वो जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, उनके बारे में इसका द्वितीय अभिग्रहित बताता है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं निश्चित कौन सी कक्षाएं होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो हम बात करते हैं द्वितीय अभिग्रहित की, द्वितीय अभिग्रहित। सेकेंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में रिवॉल्व करेगा, लेकिन वो निश्चित कक्षाएं कौन सी होगी। तो उसके बारे में ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में या उन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक निश्चित राशि का पूर्ण गुणज होगा, और वो निश्चित राशि जो है वो h/2π के बराबर होगी। तो समझिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स केवल उन निश्चित कक्षाओं में या उन स्थायी कक्षाओं में, कह दूं मैं, स्थायी कहूँ निश्चित कहूँ एक ही बात है गाइस, उन स्थायी या निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। जब अपन कोणीय संवेग की बात करते हैं तो हमेशा हम नॉर्मल संवेग को, रेखीय संवेग को r से गुणा कर देते हैं। तो 11th में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो कोणीय संवेग क्या होता है, mvr। तो mvr कोणीय संवेग को अपन l भी रिप्रेजेंट करते हैं, l कहते हैं इसे, l इज इक्वल टू होता है mvr, ठीक है। तो इसका कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्ण गुणज हो, का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। समझिए इस बात को, यहाँ पे कॉमा। इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, उन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr जो है वो इस h/2π का पूर्ण गुणज होगा। यानी ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि कोणीय संवेग mvr का मान जो है वो h/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, n। और पूर्ण गुणज से मतलब है कि n का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, सो ऑन। यानी कि इस कोणीय संवेग mvr का मान इस h/2π का या तो 1 गुना होना चाहिए या 2 गुना या 3 गुना, इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। उन्हीं कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, बाकी कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। अगर हम बात कर रहे थे कि कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में रिवॉल्व कर रहा है, nवीं कक्षा में, तो यहाँ mv की जगह अपन क्या लिखेंगे, vn, r की जगह rn, क्लियर। तो ये हम क्या बात करते हैं, स्थायी कक्षाओं को बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो स्थायी कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात कहने में बड़ी आसान है। नील्स बोर ने जब ये अभिग्रहित दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्ण गुणज होगा, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, अन्यथा नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं था उनके पास कि ये ऐसा क्यों होना चाहिए। भाई उन्होंने बताया कि वो कक्षाएं होगी जिसमें कोणीय संवेग h/2π के बराबर होगा, लेकिन ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को नील्स बोर ने अपने अभिग्रहित में एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन बाद में जब डी ब्रॉगली परिकल्पना जो है वो सत्य साबित हुई थी, तो डी ब्रॉगली परिकल्पना से इसको वापस समझा गया, और वो मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर के लास्ट में कि भाई इसका वास्तव में मतलब क्या है, भाई नील्स बोर कहना क्या चाहते थे इस समीकरण के द्वारा, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि वो निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, तो इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, और अगर उसका पूर्ण गुणज नहीं हुआ तो उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन हर संभव त्रिज्या की कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएगा। ये सेकंड पोस्टुलेट उसको वेरीफाई कर देता है, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब ये दोनों बात तो हमें केवल ये बताती है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी नहीं और वो नाभिक में गिरेगा नहीं और परमाणु स्थायी हो जाएगा, क्लियर।
लेकिन तीसरी बात कि भाई वास्तव में तो परमाणु से विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस को अपन किसी वैक्यूम ट्यूब में भरकर उसको हीट अप करते हैं तो उससे विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी ब्लैक कलर की स्क्रीन पर 4 लाइनें दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है या ऐसा कब होता है? क्योंकि इसने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करेगा। जब निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो फिर उससे स्पेक्ट्रम कैसे उत्सर्जित होगा? तो तीसरा अभिग्रहित जो है वो स्पेक्ट्रम को शो करता है कि वास्तव में स्पेक्ट्रम कब बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है गाइस? चलिए इसको अपन कर देते हैं रफ। अब हम तीसरे अभिग्रहित की बात करते हैं, थर्ड पोस्टुलेट, तृतीय अभिग्रहित। देखिए तीसरा अभिग्रहित बेसिकली क्या कहता है? तीसरा अभिग्रहित ये कहता है कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, यानी कि कुछ कक्षाओं में चक्कर लगाएगा और बाकी सभी कक्षाओं में नहीं लगा सकता। तो उन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। स्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करता, जिससे उसकी ऊर्जा घटती नहीं। लेकिन जब निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हुए किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है तो वो उस कक्षा को छोड़कर किसी दूसरी निश्चित कक्षा में चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट जिसे कहते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे स्थायित्व घटता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए वो वापस हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आएगा? लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। और जब वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा उस स्थिति में वो दोनों एनर्जी स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी लिबरेट कर देगा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, और इसी कारण हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो समझिए मैंने क्या कहा। मान लेते हैं पहले अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद उस स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है? तो इसके अनुसार स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्रदान करने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है। जहां अति अल्प समय पश्चात पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण के दौरान विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। जिसकी ऊर्जा एवं आवृत्ति दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, समझिए। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चक्कर लगाता है और उसको अपन एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो क्या करता है? वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाता है। लेकिन मैंने बताया कि जैसे एनर्जी बढ़ती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो वापस हायर एनर्जी स्टेट से क्या आएगा? लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जहाँ जिस स्टेट से वो गया है वो वापस उसी एनर्जी स्टेट में आए, उससे ऊपर भी आ सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है। समझे मेरी बात को आराम से। होता क्या है कि किसी भी नाभिक के चारों ओर
बहुत सारी निश्चित कक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है। कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कक्षा में जिंदगी भर रोटेट करेगा अभी इस मॉडल के अकॉर्डिंग। हालांकि ये मॉडल भी सही नहीं है, आगे जाके आप इसके भी ड्रॉबैक्स पढ़ते हो और ये भी मॉडल फेल हो जाता है। हमें इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के बारे में पता चलता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिलहाल इस मॉडल के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही कक्षा में जिंदगी भर चक्कर लगाएगा, नहीं, उसके पास लिमिटेशन नहीं है, वो किसी भी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी है। सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो उस नाभिक से दूर जा सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो उस नाभिक के पास चक्कर लगाएगा। यानी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। किसी नाभिक के चारों ओर बहुत सारी निश्चित कक्षाएं पॉसिबल हो सकती है। तो समझिए इस पोस्टुलेट की अपन क्या बात कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा कि भाई नाभिक जो है वो इस तरह से कुछ है और उसके चारों ओर बहुत सारी स्थायी कक्षाएं हो सकती है। मान लेते ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी है, इस तरह बहुत सारी स्थायी कक्षाएं हो सकती है गाइस, ठीक है। मेरी बात समझिएगा आराम से। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये वेरी फर्स्ट क्लास में ये चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ये चूंकि निश्चित कक्षा है, स्थायी कक्षा है, मतलब इसमें चक्कर लगाता हुआ ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम इसको बाहरी स्रोत से एनर्जी देते हैं, मान लेते हैं हमने इसको बाहरी स्रोत से क्या दे दी, एनर्जी, ठीक है। तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ स्विच करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। अब देखिए ये डिपेंड करता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। किसी भी ऊर्जा स्तर में ये संक्रमित हो सकता है। उस ऊर्जा स्तर में संक्रमित होगा जिस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा दी गई ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के बराबर होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले वाले की, दूसरे वाले की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरे वाले की 3 है, चौथे वाले की 4 है, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, तो वो दूसरे में नहीं जाएगा, तीसरे में नहीं जाएगा, वो उस ऊर्जा स्तर में ही जाएगा जिसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होगी, ठीक है। तो समझिए, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी पहली ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है और बाहरी स्रोत से हमने उसको ऊर्जा प्रोवाइड कराई, तो ये क्या करेगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर से स्विच करेगा उच्च ऊर्जा स्तर में। मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पर कौन सी क्लास में, पहली से दूसरी, तीसरी और चौथी में आ गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा, और जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है तो इसका स्थायित्व घटता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय के लिए रुकता है, 10⁻11 सेकेंड के आसपास, है ना, -9 से 11 सेकेंड के आसपास बहुत कम समय के लिए यहाँ पे स्टेशनरी होता है, रुकता है, और उसके बाद वापस निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में जाते समय ये इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि जिस ऊर्जा स्तर से आया था उसी ऊर्जा स्तर में वापस जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से यहाँ पर भी आ सकता है वापस, इससे जस्ट नीचे वाले में, या फिर इस ऊर्जा स्तर से इस वाले में आ सकता है, या इस ऊर्जा स्तर से वापस इसमें आ सकता है, या उससे भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जब इलेक्ट्रॉन को निश्चित कक्षा में रिवॉल्व करते समय एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, और वापस वहां पर कुछ समय के बाद निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा होता है उसी समय ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ संक्रमित होगा तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होगी, यहाँ से यहाँ संक्रमित होगा तब भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण होगी, यहाँ से यहाँ संक्रमित होगा तब भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होगी, और इन्हीं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के उत्सर्जन के कारण हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ठीक है। तो हम इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से अगर लिखें, 2 ऊर्जा स्तरों की अगर मैं बात करूं केवल, मान लेता है कि पहला ऊर्जा स्तर जो है वो है En1 और दूसरा ऊर्जा स्तर जो है वो है En2। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस ऊर्जा स्तर में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको एनर्जी दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जंप करके उच्च ऊर्जा स्तर में आ गया यहाँ पे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत कम समय के लिए रुकेगा और वापस निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित करेगा, और जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा होता है उसी समय ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का क्या करेगा, उत्सर्जन, जिसकी ऊर्जा होती है h के बराबर। और इस ऊर्जा का अगर मान ज्ञात करना है कि कितनी ऊर्जा का विकिरण उत्सर्जित होगा तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर। तो यहाँ पे जो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा होगी h वो किसके बराबर होगी, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से हम देखें कि आवृत्ति का जो मान है न्यू वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा En2 माइनस En1,
और अपॉन h के बराबर, जहाँ h प्लैंक का नियतांक है गाइस। तो हम ये देखते हैं कि उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति का जो मान है और ऊर्जा का जो मान है वो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है, दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा पोस्टुलेट है जो ये शो करता है कि किस प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित कर सकता है और उसके कारण स्पेक्ट्रम बन सकता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम एक्चुअली किस तरह से बनता होगा वास्तव में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज के अपन क्लास में केवल और केवल बोर के अभिग्रहित के बारे में डिस्कस किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे वाले लेक्चर में हम इस पर ही थोड़ा और कैरी ऑन करेंगे और मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये इससे स्पेक्ट्रम किस तरह से बन सकता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में तो बहुत सारी लाइनें होती हैं और हाइड्रोजन में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इतनी सारी रेखाएं कैसे उत्सर्जित कर सकता है उसके बारे में, साथ ही इन पोस्टुलेट को सपोर्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स और कुछ डेरिवेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।